हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 प्रमुख राज्यों में विधानसभा का चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। राजनीतिक दलों के बीच बहुत ही जोर शोर से अपने पक्ष में प्रचार प्रसार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने कुछ प्रमुख विचारधाराएं होती हैं। हर राजनीतिक दल अपने कुछ विचारधाराओं के आधार पर मतदाताओं के बीच जाने का प्रयास करता है। मतदाताओं में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के आधार पर वो राजनीतिक दलों के प्रति आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, प्रायः यहाँ कई प्रकार के समीकरण देखने को मिलता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी राजनीतिक दलों ने शासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, सभी राजनीतिक दलों ने प्रमुख रूप से जो प्रमुख राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और कुछ और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं। उन राजनीतिक दलों को जो बड़े राजनीतिक दल हैं अपने अलायंस में, गठबंधन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्या वे जो गठबंधन की राजनीति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं कैसे उनको सत्ता पक्ष प्राप्त हो, कैसे उन्हें बहुमत प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए वे अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। मित्रों, राजनीतिक दल और दल बदल आज ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो देश की एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया को संचालन करता है, जो 2024 के लोकसभा आम चुनाव के बाद जब देश के नए प्रधानमंत्री का निर्वाचन होगा, उसकी भूमिका में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर जैसे 5 प्रमुख राज्यों में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, लगभग सभी राज्यों में एक बात देखने को आ रही है कि लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल जनता के बीच जाने के साथ साथ उन दूसरे राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपने पक्ष में अधिक से अधिक लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके बहुमत का समीकरण है। हर राजनीतिक दल ये बताने का प्रयास करता है कि वही जनता को सबसे अधिक उनके विकास की प्रक्रिया को लाने में सक्षम है, उनकी योजनाओं को लाने में सक्षम है, उनके लोकहित लोक कल्याण को लाने में सक्षम है। परंतु इस राजनीतिक प्रक्रिया की खेल में 2 बातें बहुत जानना आवश्यक है कि राजनीतिक दल क्या है। एक प्रश्न आता है मित्रों, राजनीतिक दल क्या है? व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? इनका महत्व क्या है? क्या राजनीतिक दलों के बिना शासन का संचालन नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से ये बहुत ही है। राजनीतिक दलों की प्रक्रिया का आधार क्या है? इनका आधार क्या है? क्या सभी राजनीतिक दल एक ही प्रकार की प्रक्रिया से हैं? नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक दल जो होते हैं लगभग 2 प्रकार के होते हैं। ये राजनीतिक दल 2 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और इनका एक इक्वेशन होता है। उसी इक्वेशन या समीकरण के आधार पर इनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। और दूसरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, इसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय या इसको आप प्रांतीय भी कह सकते हैं, जिनका किसी एक या 2 या कुछ ही प्रांतों में सीमित हो जाते हैं, इसलिए इनको रीजनल या क्षेत्रीय प्रांत या प्रांतीय राजनीतिक दल के नाम से जाना जा सकता है। राजनीतिक दल, अब प्रश्न है कि राजनीतिक दल क्या है? वास्तव में भारत के संविधान में, जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उस संविधान में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एक लोकतांत्रिक अवधारणा पर बल दिया है। उस लोकतांत्रिक अवधारणा के अंतर्गत ये आवश्यक है कि जनता को मतदान की प्रक्रिया में, वोटिंग की प्रक्रिया में
अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने राजनीतिक दल को चुनने का अवसर होना चाहिए। इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस होना चाहिए। मित्रों, राजनीतिक दल वास्तव में ये लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी मैनिफेस्टो होती है, घोषणा पत्र होती है, विचारधारा होती है, और वो जनता के, यद्यप वो जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन उनका झुकाव कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में होती है। तो ये आवश्यक है कि दुनिया में जहाँ पर भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का होना आवश्यक है, राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों के अभाव में वो या तो डिक्टेटरशिप, निरंकुश शासन प्रणाली हो सकती है, या अन्य शासन प्रणाली हो सकती है। तो एक तो पहला प्रमुख दल आवश्यक बात है कि राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। एक प्रश्न प्राय उठाया जाता है कि कितने राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अच्छे होते हैं। जनरली मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम या बहुराजनीतिक दल की प्रक्रिया भारत में प्रचलित है। जैसे फ्रांस में भी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, लेकिन विकसित देशों में अगर हम अमेरिका के और ब्रिटेन को देखें तो वहाँ पर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी बहुत लिमिटेड रूप में है, या वहाँ पर टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कह सकते हैं, जिससे राजनीतिक दलों के बीच सीधे प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन जब मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होती है तो मित्रों एक बहुत बड़ा डर एक समस्या क्या उत्पन्न होती है, हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का खेल खेलने लगता है। उस खेल के अंतर्गत कभी कभी राजनीतिक दल विचारधाराओं को गला घोटने में भी संकोच नहीं करता। अब इस राजनीतिक दलों की स्थिति में आप देख सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है। आप 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो उस समय निर्वाचन में एक बहुमत की सरकार की स्थापना की, उसने भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपने पक्ष में लाकर एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपने समीकरण को बैलेंस बनाने का प्रयास किया। जैसा कि आज आपने देखा कि आज ही एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी हैं, विधायक भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से अपने सारे संबंधों को तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ साथ कुछ अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन मित्रों, यहाँ पर कोई आरोप प्रत्यारोप पार्टी पर नहीं, ये सिद्धांतों पर है। क्या वे राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जा रहे हैं, क्या वो अपने साथ अपने विचारधाराओं को लेकर जाते हैं? क्या वो अपने विचारधाराओं के साथ काम करना चाहते हैं? यद्यप दुहाई तो यही देते हैं, लेकिन उस अंतिम क्षणों में जो ये निर्णय लिया जाता है, क्या ये स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया के अनुकूल है या नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे जनता को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को जिस आधार पर वो निर्वाचित करके भेजते हैं, अगर वो इस तरह से विचारधाराओं को छोड़कर दूसरी विचारधाराओं की ओर जाते हैं, इससे जनता को समस्या होनी पड़ती है। और खासकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसने अनेक बार उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थापना भी किया, लेकिन उसके सदस्यों को पलायन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा देखी गई है। शुरू में तमाम सारे कद्दावर नेता, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर जैसे बहुत प्रमुख कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो इस तरह से देखा जाए कि ये राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जो इतनी आसानी से चले जाते हैं, इससे क्या जनता छला महसूस नहीं करती है? और ठीक यही काम भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जब अपनी शासन की स्थापना की थी, उस समय भी यही फार्मूला अपनाया था। तो जनता के सामने एक प्रश्न आती है, क्या यह स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रक्रिया के कहां तक अनुकूल है? जनता इसको किस रूप में लेती है? जनता को क्या करना चाहिए? जनता को क्या निर्णय लेना चाहिए? जनता के तो को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप वो अपने मत का निर्धारण करता है। उसकी जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है, संचार है, मनोरंजन है, या इस तरह की जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ है, उसकी रक्षा करना ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख आधार है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं आखिर क्यों हुई? तो यहाँ एक प्रश्न आता है मित्रों, क्या राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है, सैद्धांतिक है या असैद्धांतिक है? इस पर चर्चा आज पूरे देश में चल रही है। तो मित्रों, यहाँ एक चीज़ और भी जानना आवश्यक है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, इनका एक समीकरण होता है,
इस राजनीतिक दलों की स्थिति में दो प्रकार की स्थितियां आती हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय या प्रांतीय राजनीतिक दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो एक प्रांत या दो प्रांत या कुछ सीमित प्रांतों में ही उनका प्रभाव क्षेत्र रहता है। उस इक्वेशन को प्राप्त कर लेने पर ही वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीतिक दल कैसे मान्यता प्राप्त होती है, उनके समीकरण क्या हैं, वे कौन सी ऐसी स्थितियां हैं। परंतु आज आवश्यक यही है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो पलायनवादी प्रवृत्तियां अपनाई जाती हैं, अचानक अपने इस प्रवृत्तियों के कारण क्या वो जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों के अनुरूप है या नहीं है। अब दूसरा एक प्रश्न आता है कि जब हमने 26 जनवरी 1950 संविधान को हमने जब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को हमने लागू किया था, उस संविधान में वास्तव में दल बदल, जब एक राजनीतिक दल जिस चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद जब वो किसी दूसरे राजनीतिक दल या दूसरे चुनाव चिन्ह को ग्रहण कर लेता है, तब उस प्रक्रिया को हम दल बदल यानी दल बदल कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 के संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, ना इसका कहीं कोई उल्लेख किया गया है, क्योंकि हमारे देश के आज़ाद कराने में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको ये विश्वास बिल्कुल नहीं था कि आने वाले जो हमारे भावी राजनीतिज्ञ होंगे इस तरह के अलोकतांत्रिक मूल्यों का भी ग्रहण करेंगे, इन आदर्शों का भी आचरण व्यवहार करेंगे। निश्चित रूप से वो आज देखेंगे, इससे बहुत दुखी होंगे। तो मित्रों, इस दल बदल की प्रक्रिया के अंतर्गत जब पहली, यद्यपि ये प्रक्रिया कई बार संविधान की प्रक्रिया से अलग दिखाई देने लगता है, लेकिन इस पर जब 52वां संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इस प्रक्रिया पर बल दिया कि जब राजनीतिक दल उस चुनाव चिन्ह को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल को अपना लेते हैं तो वहाँ पर दल बदल संबंधी प्रावधान लागू होता है, और ऐसी स्थिति में उस सदस्य की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। और जब ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से होने लगी, बहुत तेजी से होनी, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी है, सांप्रदायिक स्थितियों पर भी यहाँ पर बहुत प्रभावी है, ऐसी स्थिति में जब ऐसी जटिल स्थितियाँ आने लगती हैं, इसे लोकतंत्र बहुत असहाय स्थिति में आता है। तो मित्रों, जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती गई, आवश्यकताएं बदलती गई, मांगें बदलती गई, हमने इस दल बदल संबंधी प्रावधान में भी संशोधन किया। किस आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है? जैसे जब कोई राजनीतिक दल का एक सदस्य उस राजनीतिक दल या उस चुनाव चिन्ह को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, अथवा जब किसी राजनीतिक दल के द्वारा विधायिका में मतदान की प्रक्रिया में अगर जो पार्टी का व्हिप जारी किया जाता है या पार्टी का व्हिप या दिशा निर्देश के विरुद्ध अगर कोई मतदान देता है या अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर 15 दिनों के अंदर उसे क्षमा नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और मित्रों, एक आवश्यक बात यह भी है कि क्या ये लोकतांत्रिक है या नहीं है, क्या ये लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल में कोई अलोकतांत्रिक कार्य स्वयं हो, शासन के द्वारा हो, क्या उस राजनीतिक दल के सदस्य को दूसरे राजनीतिक दल में जाना उचित नहीं है? तो यहाँ पर यह भी प्रावधान है, अगर किसी राजनीतिक दल के एक तिहाई सदस्य एक साथ किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं या अलग राजनीतिक दल का गठन कर लेते हैं, तो यहाँ उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। या दो से अधिक राजनीतिक दलों के सदस्य 2/3 बहुमत से एक दूसरे के साथ विलय कर लेते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। या कोई मनोनीत सदस्य चुने जाने के बाद 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो इस तरह से कई सारी स्थितियां इस पे चर्चा के अंतर्गत शामिल है। दूसरा एक प्रश्न और है कि यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के पश्चात किसी अन्य पार्टी का सदस्यता प्राप्त कर लेता है, तो सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो मित्रों, इस अलोकतांत्रिक कार्य की प्रक्रिया पर, इस अलोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर काम करने के कारण इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर कोई राजनीतिक दल की प्रक्रिया
अगर कोई इस तरह से संचालित होती है जो स्वयं अलोकतांत्रिक होती है, स्वयं जो है इस प्रकार की प्रक्रिया संचालित करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसे भी, उसके लिए भी हमने प्रावधान कर रखा है। उसके लिए प्रावधान यही है कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग होकर नए राजनीतिक दल का गठन कर लेते हैं, या यदि 2 या 2 से अधिक दलों के 2/3 बहुमत से आपस में विलय कर लेते हैं, या कोई सदस्य सदन के पदाधिकारी, जैसे किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य है, सदस्यता चुने जाने के बाद यदि वो विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, या विधान परिषद का सभापति या उपसभापति चुन लिया जाता है, तो वहाँ पर भी दल बदल संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते और ना ही वहाँ पार्टी व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा। तो मित्रों, आज भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों और मूल्यों में ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है कि राजनीतिक दल और दल बदल की प्रक्रिया किस रूप में हो, विचारधाराओं और उसके आदर्शों का किस तरह से पालन हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगा होगा कि आज इस तरह की प्रक्रिया कहाँ तक, और ये सभी राजनीतिक दल, कोई 1 या 2 या 4 राजनीतिक दल नहीं, देश के लगभग सभी राजनीतिक दल। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा, जब निर्वाचन की प्रक्रिया थी तो बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भारतीय जनता पार्टी की ओर शामिल हुए। तमाम कई सारे विधायक निर्वाचित होने के बाद भी बाद में फिर तृणमूल कांग्रेस में गए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुई। तो क्या माना जाएगा कि वो केवल सत्ता सुख के प्राप्त के लिए आए थे? तो इस तरह से इस पर चिंतन करना हमारा बहुत प्रमुख कर्तव्य है। और लोकतंत्र जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर स्थापित है, क्या उसके आदर्शों के अनुकूल है या नहीं है? ऐसी स्थिति में जनता को क्या निर्णय लेना है, ये जनता से अपेक्षा की जाती है। तो मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस महत्वपूर्ण बात के साथ, अगर आप इस चैनल पर निश्चित रूप से नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच भी शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।